मैं प्रदीप कुमार आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डी मैथ्स के अंदर आपका वेलकम करता हूं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है कि मैथ किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट हैं जो इससे ज़्यादा डरते हैं। दोस्तों डरने की इससे कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप लगातार दिन प्रतिदिन आप चाहे एक दिन के अंदर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेके चलो, लेकिन दोस्तों उसको पर डे के हिसाब से इतने अच्छे तरीके से करके चलो कि आपको दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। और दोस्तों लगातार यही चीज़ अगर आप 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू रखते हो तो दोस्तों आपके हाथ में मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा पार्ट अपने हाथ में होगा। और दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको जो क्वेश्चन होते हैं वो उन्हीं के इर्द गिर्द से आते हैं और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। और दोस्तों रही बात समझ में ना आने की, तो दोस्तों मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं, दोस्त भी हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं। दोस्तों ग्राउंड पे जाते हैं, हर बार ऐसा होता है कि फ़िज़िकल ना हो, लेकिन दोस्तों वो फिर भी अपनी जीत और मेहनत के साथ उस फिज़िकल की तैयारी करते हैं, उसमें लगातार अपनी रूटीन बनाए रखते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ समय के बाद ऐसा भी टाइम आता है कि उनकी फ़िज़िकल क्लियर हो जाती है और वो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों सिर्फ वही बात, आपको लगातार तैयारी करनी है, लगातार पढ़ना है। आपको यहाँ से हर एक एग्ज़ाम के लिए हर एक चैप्टर की डे बाय डे वीडियो मिलती रहेंगी। स्टूडेंट के मन में ये बात भी रहती है कि हम कौन सी बुक परचेज़ करें। दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 बुकों के नाम लिख रखे हैं। एक तो दोस्तों आपका RS अग्रवाल, शारदा पब्लिकेशन, राकेश यादव और किरण पब्लिकेशन। दोस्तों यहाँ से जो ये पहली 2 बुक हैं RS अग्रवाल और शारदा पब्लिकेशन, ये दोस्तों किसी भी मैथ में किसी भी चैप्टर की बेसमेंट के लिए तैयार करेगी आपकी वो बेसमेंट। वो छोटी छोटी चीज़ें जो बारीकी से पूछी जाती है वो दोस्तों इन दोनों बुकों के अंदर आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। और दोस्तों रही बात आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल करने के लिए, दोस्तों राकेश यादव या किरण पब्लिकेशन, आप यहाँ से दोस्तों RS अग्रवाल और शारदा पब्लिकेशन में से कोई भी बुक खरीद सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी होगी। दोनों में दोस्तों बेसमेंट बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर आप यहाँ से खरीदना चाहते हो एडवांस के लिए राकेश यादव या फिर किरण पब्लिकेशन, तो दोस्तों मैं आपको सुजेस्ट करूँगा यहाँ से किरण पब्लिकेशन। दोस्तों इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है कि इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन होते हैं दोस्तों टाइप वाइज होते हैं, एक सीक्वेंस में लगे हुए होते हैं। हर एक क्वेश्चनों को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है कि थोड़े से आसान, उससे थोड़े से मुश्किल और दोस्तों ये लेवल थोड़ा सा ऊपर तक जाता है। और दोस्तों आपको हर एक जो क्वेश्चन मिलेगा वो डेट वाइज मिलेगा और यहाँ से आपको ये भी पता होगा कि वो किस पेपर के अंदर किस शिफ्ट में और कब पूछा गया था। और दोस्तों ये भी पता चलेगा कि किस लेवल पे। और दोस्तों इसके यहाँ से एक मेथड है इसका खुद का, किरण पब्लिकेशन का रेशो मेथड, दोस्तों जो सबसे अच्छा माना जाता है पब्लिक इसमें एजुकेशन के अंदर एक शॉर्ट अप्रोच के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया बुक मिलेगी आपको ये किरण पब्लिकेशन। दोस्तों आपके पूरे मैथ को 7 यूनिट में यहाँ से डिवाइड कर दिया है कि दोस्तों पहली यूनिट में जो आपका होगा अनुपात समानुपात, भिन्न, आयु, साझेदारी और मिश्रण। दोस्तों दूसरी यूनिट के अंदर आपका होगा काम और समय, कार्य और मजदूरी, नल और हौज यानी पाइप और टंकी। दोस्तों यहाँ से तीसरी यूनिट होगी आपकी वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, घातांक और करनी। चौथी यूनिट होगी आपकी प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। 5वीं यूनिट होगी आपके यहाँ से चाल, समय और दूरी, रेलगाड़ी, नाव, धारा। दोस्तों आपकी 6ठी यूनिट होगी यहाँ से संख्या पत्ती। और दोस्तों संख्या पत्ती को भी यहाँ से 2 या 3 पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे यहाँ से कि संख्या पत्ती के अंदर संख्याओं पर आधारित होगी, सरलीकरण होगा और दोस्तों आपकी यहाँ से APGP सीरीज़ होगी। आगे आपका दोस्तों LCM HCF और औसत एवरेज। और दोस्तों यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आपका एडवांस मैथ। दोस्तों एडवांस मैथ यहाँ से क्यों बोलते हैं इसको कि SSC ने इसको 2011 के अंदर ऐड कर लिया मैथ के अंदर कि पहले अर्थमेटिक से पूछते थे और बाद में दोस्तों ये 4 चैप्टर हैं, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा यानी ज्यामिति, अक्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति और बीजगणित। दोस्तों इन चारों चैप्टर को 2011 के अंदर SSC ने ऐड कर लिया था क्वेश्चन पूछने, यहाँ से 2012 में शुरू किए थे। दोस्तों इसीलिए यहाँ से कहा जाता है कि एडवांस मैथ थोड़ा सा अच्छा लेवल का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों इसकी खासियत भी है कि यहाँ से जो पहले 3 चैप्टर हैं दोस्तों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि ज्यामिति है वहीं से आपकी अक्षेत्रमिति निकली है और दोस्तों वो अक्षेत्रमिति है उसी के एक पार्ट से यहाँ से त्रिकोणमिति निकली है। यानी कि पहले दोस्तों 3 चैप्टर जो आपके यहाँ से वो एक दूसरे से रिलेटेड है। बोल रखा कि A/B, तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं
इसका मतलब होगा A भाग में B। और दोस्तों यहाँ से जो अनुपात का निशान होता है वहाँ पे 2 पॉइंट से होते हैं, यानी कि दोस्तों अगर A अनुपात में B, ये सिर्फ होता है क्या दोस्तों, जो A भाग में B लिखा हुआ है उसके बीच में 2 बिंदु होते हैं, उनके बीच में दोस्तों जो स्लैश होता है उसको सिर्फ यहाँ से साफ़ कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ से जो चीज़ बनती है उसी को अनुपात बोलते हैं। यानी कि दोस्तों क्या होगा कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का भाग, कि किन्हीं भी 2 संख्याओं का भाग अनुपात कहलाता है। दोस्तों अनुपात यहाँ से संख्याओं के बीच में बनेगा, क्या होगा कि अनुपात हमेशा समान राशियों के बीच में बनता है। कि दोस्तों अनुपात आपका हमेशा ही समान राशियों के बीच में बनता है। यानी समान राशि क्या होगी कि अगर दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे कोई लंबाई दे रखी है तो दोस्तों दूसरी साइड भी आपकी लंबाई ही होगी। अगर यहाँ पे आपके पास वज़न दे रखा है किलोग्राम में तो दोस्तों दूसरी साइड में भी किलोग्राम में ही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे ऐसा हो कि एक साइड में आपको मीटर दे रखा है और दूसरी साइड में आपको यहाँ से किलोमीटर दे रखा है तो दोस्तों इस किलोमीटर को भी आप मीटर में चेंज करोगे तो दोस्तों दोनों तरफ क्या होगा, आपकी 6 यूनिट होगी, समान राशि होगी। अगर यहाँ से A अनुपात में B बराबर दे रखा आपको 1 अनुपात में 2 और B अनुपात में C आपको यहाँ से दे रखा हो 3 अनुपात में 2। और दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन होगा कि A अनुपात B अनुपात में C वो किसके बराबर होगा। दोस्तों यहाँ से 2 मेथड होंगे, दोनों करके चलेंगे। पहले तो दोस्तों यहाँ से देखो कि आपके पास A की वैल्यू 1 दे रखी है और B की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखी है। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो नीचे वाली सीरीज़ है इसमें तो आपके पास B की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और C की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों 2। यानी कि क्या होगा कि आपके पास B दोनों जगह पे सेम होना चाहिए, कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे सेम होना चाहिए। तो आपको करना क्या है, यहाँ से A अनुपात में B अनुपात में C जो निकालना है। पहले क्या करोगे, A के स्थान पे A की वैल्यू रख दोगे और B के स्थान पे B की वैल्यू, यानी कि 1 और 2। अब दोस्तों यहाँ पे तो 2 है लेकिन यहाँ पे B की वैल्यू आपको 3 दे रखी है तो दोस्तों यहाँ पे तो 2 के स्थान पे 3 नहीं रख सकते। तो बस आपको क्या करना है, B की वैल्यू B के नीचे ही रखनी है। कि दोस्तों यहाँ से B के नीचे B की वैल्यू हो गई और C के नीचे C की वैल्यू हो गई। अब दोस्तों यहाँ से देखो, एक तो स्थान आपका ये खाली है और एक स्थान आपका ये खाली है। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि जो स्थान खाली है उसके अगर पहले कोई संख्या है उसको रिपीट कर दोगे, अगर उसके बाद में कोई संख्या है तो वो लिख दोगे। कि दोस्तों यहाँ पे जो स्थान खाली है उससे पहले आपका ये अंक है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कितना है 2। तो दोस्तों यहाँ पे किसको लिख दोगे, 2 को। और दोस्तों यहाँ पे देखो इसके बाद में कौन है, 3, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 3। और दोस्तों इन सभी के आपस में अगर आप गुना करते हो ऊपर से नीचे तक आपस में गुना करोगे, यानी कि 1 गुना में 3 कितना आ जाएगा 3, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। यानी कि दोस्तों आपका जो सही अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा 3 अनुपात में 6 अनुपात में 4। अब दोस्तों यहाँ से इसका दूसरा मेथड भी है कि आप पहले इन संख्याओं को डायरेक्ट लिख लो। यहाँ से ये सिर्फ 2 के अंदर ही काम करेगा कि आपके पास अगर 2 संख्या दे रखी है, आपको दे रखा है 1 अनुपात में 2 और 3 अनुपात में 2। तो दोस्तों आपको n जिस तरह से बनाते हैं आपको बस इनके बीच में उल्टा n बनाना है कि आपका उल्टा n इसके बीच में इस तरीके से होगा। और दोस्तों जिस तरह से n उल्टा होके चला है और एक दूसरे से जुड़ रहा है आपको बस उनके आपस में गुना करनी है। यानी कि 1 के साथ में 3 जुड़ रहा है तो इसके साथ गुना कर दोगे, 1 गुना में 3 हो जाएगा, 3 के साथ 2 जुड़ा हुआ है यानी कि 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। तो आपका यहाँ से भी अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 3 अनुपात 6 अनुपात में 4। बस आपको यहाँ से हर एक क्वेश्चन के अंदर जब आपके पास 2 सीरीज़ दे रखी हो आप उल्टा n करके यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि अगर आपके पास A अनुपात में B दे रखा है 3 अनुपात में 4 और B अनुपात में C आपके पास दे रखा है 5 अनुपात में 6। तो आपको यहाँ से क्या करना है, आप इनके बीच में उल्टा n बनाओगे और आपस में इनकी गुना कर दोगे जो अंक जिस दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। यानी 3 जुड़ रहा है दोस्तों 5 के साथ, 3 गुना में 5 15 अनुपात में 5 जुड़ा हुआ दोस्तों 4 के साथ, 5 चौका 20 और 4 दोस्तों जुड़ा हुआ है 6 के साथ, यानी कि 4 छिका 24। अब दोस्तों यहाँ से आपका अनुपात क्या हो जाएगा 15 अनुपात 20 अनुपात में 24। अब दोस्तों यही चीज़ आपकी 3 अंकों के ऊपर भी पूछ सकता है
कि 3 अंकों के ऊपर किस तरह से होगा। अगर आपको दोस्तों दे रखा है यहाँ से ए अनुपात में बी अनुपात में सी, ए अनुपात बी अगर आपको दे रखा है किसी संख्या के बराबर 1 अनुपात में 2, बी अनुपात में सी भी आपको दे रखा है 1 अनुपात में 2, और सी अनुपात में डी वो भी आपको दे रखा है 1 अनुपात में 2। तो दोस्तों यहाँ से क्या करोगे, बस आपको वही चीज़ करनी है जो सबसे पहले बताई थी बेसमेंट के अंदर, कि दोस्तों पहले यहाँ से लिखोगे ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में डी, और दोस्तों बस वही काम करना है कि ए के नीचे ए की वैल्यू होगी और बी के नीचे बी की वैल्यू, यानी कि 1 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों यहाँ से 2। अब दोस्तों यहाँ से देखो दूसरी सीरीज के अंदर बी की वैल्यू तो आपको 1 दे रखी है और सी की वैल्यू 2, तो बस क्या करना आपको बी की वैल्यू बी के नीचे और सी की वैल्यू सी के नीचे, यानी बी की वैल्यू 1 दे रखी है और सी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2। अब दोस्तों यहाँ से देखो यहाँ पे तो सी की वैल्यू 2 दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 1 और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करोगे, अब सी के नीचे सी की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 1 अनुपात में 2। अब दोस्तों यहाँ से देखो पहली लाइन के अंदर आपका ये स्थान खाली है और ये स्थान खाली है। आपको बोला था कि जो स्थान खाली है उससे पहले वाला या उसके बाद वाला जो अंक होगा उसको लिख दो यहाँ से। दोस्तों ये स्थान खाली है, इससे पहले का अंक है 2, यानी कि ये लिख दोगे। अब ये स्थान खाली है, इससे पहले एक और 2 आ गया, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे ये 2। अब दोस्तों यहाँ से देखो ये स्थान खाली है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, और दोस्तों यहाँ पे एक स्थान खाली है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। और दोस्तों यहाँ पे स्थान खाली है आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोनों जगह पे 1 और 1। अब दोस्तों आप इनके यहाँ से डायरेक्ट गुना कर दोगे कि 1 की गुना नीचे तक करोगे 1 हो जाएगा, 2 की गुना करोगे नीचे तक 2 1 2 और गुना में 1 2। अब दोस्तों आगे करोगे यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों यहाँ से 3 वाला अनुपात भी हो जाएगा, 1 अनुपात में 2 अनुपात में 4 अनुपात में 8। यहाँ से दोस्तों एक चीज़ और देखो, अगर आपको यहाँ से यही चीज़ दे रखी है कि ए अनुपात में बी बराबर 1 अनुपात में 2, बी अनुपात में सी बराबर दे रखी है 1 अनुपात में 2, और सी अनुपात में डी दे रखा आपको 1 अनुपात में 2। बस दोस्तों यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। आप यहाँ से डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर, कि आपको निकालना है यहाँ से ए अनुपात में बी अनुपात में सी अनुपात में डी। दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ से पहले ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप पहली वाली सीरीज को नीचे तक गुना कर दो, यानी कि 1 गुना में 1 गुना में 1 हो जाएगा 1। अब दोस्तों आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है बी की, आप पहले बी वाले को बी के साथ मिला दो, यानी कि दोस्तों ये हो जाएगा, यानी 2 गुना में 1 गुना में आपको नीचे तक आना है। यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों 2 गुना में 1 गुना में 1, यानी कि 2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको सी की वैल्यू निकालनी है, आप सी वाले के साथ जोड़ दो इसको, 1 गुना में 2 और गुना में ऊपर जाओगे दोस्तों 2, यानी कि 2 दूनी 4। अब दोस्तों यहाँ से डी की वैल्यू निकालनी है, जिस तरह से आपने ए वाला किया था नीचे तक, डी नीचे है तो आप ऊपर तक ले जाओगे, यानी दोस्तों 2 गुना में 2 गुना में 2, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 8। अब दोस्तों यहाँ से इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो, लिखता है कि 2a बराबर है 3b बराबर है 4c के। अब दोस्तों यहाँ से भी आपसे क्या पूछेगा, a अनुपात में b अनुपात में c क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ से देखो आपके पास a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, a अनुपात में b, और फिर क्या होना चाहिए आपके पास b अनुपात में c। अब दोस्तों a और b आपके कहाँ से मिल सकते हैं, कि आपके पास a और b इन दोनों से मिल सकते हैं, लेकिन b और c आपको बाद वाले दोनों से मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये तीनों चीज़ आपस में क्या दे रखी है, आपको बराबर ही दे रखी है। अब पहले इनका यूज़ करके a b की वैल्यू निकालो, कि दोस्तों आप पहले दोनों को उठाओगे यहाँ से 2a बराबर है 3b के, कि दोस्तों आप यहाँ से b को 3 के गुना में इस तरफ लेके आओगे तो भाग में हो जाएगा, 2 को इस तरफ लेके जाओगे तो 3 के भाग में चला जाएगा, यानी कि a भाग में b बराबर दे रखा आपको 3 भाग में 2। अब दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा कि a अनुपात में b बराबर है 3 अनुपात में 2। अब यहाँ से दोस्तों b और c निकालोगे, यानी कि 3b बराबर है 4c के, 3b बराबर दे रखा आपको 4c के, कि दोस्तों c को इस तरफ लेके आओगे और 3 को इस तरफ ले जाओगे,
यानी कि b बटे में c बराबर है 4/3 कि दोस्तों b की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 3 दे रखी है कि b भाग में c बराबर दे दिया आपको 4/3। अब दोस्तों आपको यहाँ से क्या करना है, वही उल्टा n वाली काम करोगे। यहाँ से उल्टा n 3 की गुना 4 के साथ करोगे 3 चौके 12 भाग में 4 की गुना 2 के साथ करोगे 4 दूनी 8 अनुपात में 2 की गुना 3 के साथ करोगे 2 तिया 6। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज़ और देखो, यहाँ पे तो सारी की सारी आपके पास सम संख्याएं आ गई 12, 8 और 6। लेकिन दोस्तों अनुपात में क्या होता है, जो आपका अनुपात होता है उसमें दोस्तों आपका जब तक अनुपात सिर्फ और सिर्फ जो सारी की सारी संख्या है 2 या उससे अधिक हो, वो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अकेले 1 से भाग होगी अंत तक, तभी दोस्तों सही में अनुपात माना जाता है। लेकिन यहाँ से तो देखो क्या आपके पास 12, 8 और 6, ये दोस्तों सारी की सारी संख्या भाग हो सकती है एक संख्या से। वो किससे हो सकती है भाग, 2 से। अगर आप 2 से इन सभी संख्या को भाग दोगे तो ये सारी संख्या भाग हो सकती है। यानी कि 2 को के साथ भाग करोगे 12 को, यानी कि 2 छिके 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। यानी कि दोस्तों जो आपका सही में अनुपात होगा वो क्या होगा, 6 अनुपात में 4 अनुपात में 3। अगर आपको दे रखा है यहाँ से a/3 बराबर दे रखा है b/4 बराबर दे रखा है c/5। और दोस्तों आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ से देखो, आपके पास पहले a और b होना चाहिए, फिर b और c। यानी कि आप a और b की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हो, पहले दोनों से। कि दोस्तों a b को आप इस तरफ लेके आओगे, यानी b को नीचे ले आओगे तो a/में b हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 3/4। यानी कि दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 दे रखी है और b की वैल्यू आपको 4 दे रखी है कि a अनुपात में b आपको दे रखा है 3 अनुपात में 4। और दोस्तों यहाँ से b और c से आप वैल्यू निकाल सकते हो कि b यहाँ पे दे रखा आपको, आप नीचे c को ले आओगे और 4 को उस तरफ ले आओगे, b/में c बराबर दे रखा 4 को इस तरफ ले जाओगे, यानी कि 4/5। कि दोस्तों यहाँ से देखो b अनुपात में c क्या हो जाएगा, 4 अनुपात में 5। अब दोस्तों यहाँ से एक और छोटी सी चीज़ देखो कि a की आपके पास वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई और b की यहाँ पे वैल्यू आपके पास 4 हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी b की वैल्यू कितनी होगी, 4, और c की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पे आपको n की गुणा करने की, यहाँ से n वाला तरीका करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी कि यहाँ से आपका a अनुपात में b अनुपात में c क्या हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 और b की वैल्यू दोस्तों दोनों जगह पे एक जैसी होनी चाहिए कि यहाँ पे भी 4 हो गई और यहाँ पे भी 4। यानी कि इसको डायरेक्टली लिख लोगे 4 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 5। अब दोस्तों यहाँ से एक छोटी सी चीज़ और देखो कि अगर आपको कभी भी इस तरह से कोई क्वेश्चन दे रखा है कि किसी अल्फ़ाबेट के नीचे कोई नंबर दे रखा है और वो सारी की सारी चीज़ें आपस में बराबर हो, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना कि उनका जो अनुपात वाली रेशो होगी वो हमेशा ही उनके नीचे दिया होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से देखो a के नीचे 3 दे रखा और यहाँ पे भी अनुपात में कितना है 3, b के नीचे आपको 4 दे रखा तो यहाँ पे भी अनुपात कितना है 4, यहाँ पे c के नीचे अनुपात आपको 5 दे रखा तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है 5 कितना है। a अनुपात में b आपको दे रखा है 2 अनुपात में 3। और दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या होगा, 5a प्लस में 3b बटे में 4a प्लस में 6b वो किसके बराबर होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से ध्यान रखना, जो आपको रेशो दे रखी है यहाँ से a की वैल्यू 2 दे रखी है और b की वैल्यू 3 दे रखी है कि दोस्तों आपको इस चीज़ का यूज़ करना है कि a के स्थान पे 2 का यूज़ करोगे और b के स्थान पे 3 का यूज़ करोगे। इन दोनों स्थानों को a और b की वैल्यू को इसके अंदर पुट करोगे, यहाँ से सोल्व करोगे, वो आपका आंसर होगा कि दोस्तों 5 a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 प्लस में 3, b की वैल्यू दोस्तों कितनी यहाँ पे 3 बटे में 4, a की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों आपको यहाँ पे 2 प्लस में 6 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। अब दोस्तों यहाँ से गुना करोगे, 5 गुना में 2 10 प्लस में 3 गुना में 3 9, 4 गुना में 2 8 प्लस में 6 3 18। अब दोस्तों 10 और 9
19 होगा, और यहाँ से 18 और 8 26। कि दोस्तों यहाँ से ये सारी की सारी चीज़ आपकी किसके बराबर हो गई? 19/26 हो सकता है। अगर आपको वैल्यू दे रखी है A अनुपात में B 3:4, और दोस्तों यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है 3A प्लस में 4B बटे में 4A माइनस में 3B, और दोस्तों ये किसके बराबर होगा? कि दोस्तों यहाँ से ध्यान रखो कि A की वैल्यू आपके पास 3 है और B की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है, कि A के स्थान पे 3 का यूज है और B के स्थान पे 4 का यूज है, कि 3 गुना में A है और A के स्थान पे 3 होगा, यानी कि 3 प्लस में 4 गुना में, यहाँ पे दोस्तों B की वैल्यू 4 दे रखी है बटे में 4, और दोस्तों A की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस में 3 गुना में दोस्तों B की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 4, यानी कि यहाँ से देखो एक बार 3 गुना में 3 कितना आ जाएगा? 9, प्लस में 4 गुना में 4 कितना आ जाएगा? 16 बटे में 4 गुना में 3 12, माइनस में 3 गुना में 4 12। अब दोस्तों यहाँ से देखो 16 और 9 कितना हो गया? 25 बटे में 12 में से 12 गए 0, और दोस्तों यहाँ से क्या होता है कि किसी भी संख्या के अगर भाग में 0 होता है तो दोस्तों वो इनफाइनाइट के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको ये चीज़ दे रखी है और ये पूछ रखा तो दोस्तों पूरी की पूरी टर्म किसके बराबर होगी? इनफाइनाइट। कह रहा कि कुल राशि को A B व C के बीच में 1/3 अनुपात में 1/4 अनुपात में 1/6 में बांटा जाता है। यदि इसमें से B का हिस्सा 900 रुपये है तो कुल राशि ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि A B C के बीच में वो राशि बांटनी है, लेकिन कितने हिस्सों में है? 1/3 अनुपात में 1/4 अनुपात में 1/6। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से इस अनुपात को यहाँ से सोल्व करेंगे। क्या करेंगे? पहले नीचे वाले तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 3 से भाग करेंगे 12 को, 4 पे जाएगा, और 4 की गुना 1 के साथ, यानी कि 4 एका 4 अनुपात में 4 से भाग करेंगे 12 को 3, और 3 की 1 के साथ गुना करेंगे, यानी कि 3 एका 3। फिर दोस्तों 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, और 2 की गुना 1 के साथ करेंगे 2, यानी कि दोस्तों जो राशि होगी वो ऊपर वाले हिस्सों में बटेगी, यानी कि 4 3 7 और 2 9 यूनिट, यानी कि कुल 9 यूनिट में बटेगी। लेकिन दोस्तों आपको इसमें से कह रहा कि B का हिस्सा तो कितने यूनिट मिला आपको? 3 यूनिट, और दोस्तों 3 यूनिट कितने के बराबर दे रखा आपको? 900 के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों 1 यूनिट कितना आ जाएगा? 300 रुपये। और आपसे पूछ रहा है कि कुल राशि, यानी कि 4 3 7 और 2 9, यानी कुल राशि कितनी यूनिट में है? 9 यूनिट में, यानी कि दोस्तों 9 यूनिट कितना आ जाएगा? 300 गुना में 9, यानी कि 3 दिन 2700 रुपये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बोल रहा है कि कुछ राशि को A B C व D के बीच में 3:5:9:13 में बांटा जाता है। यदि A व D की राशि के बीच का अंतर 800 रुपये है तो B व C की राशि का अंतर ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों यहाँ से देखो, पहले तो 3:5:9:13 में जो राशि बंटनी है उनमें से आपको दे रखा है A B C और D के बीच में कि 3:5:9:13 में बटेगी। लेकिन आपको इसमें से बोला कि A व D की राशि के बीच का अंतर 800 रुपये है, यानी कि दोस्तों A और D इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? यानी कि 13 में से 3 गया 10, और 10 यूनिट आपको दोस्तों किसके बराबर दे रखा है? 800 रुपये के बराबर। तो दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट कितना हो जाएगा कि 10 से कैंसिल करोगे 800 को 80 पे जाएगा, कि दोस्तों आपके पास 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 80। आपसे पूछ रहा है कि B व C की राशि के बीच का अंतर, यानी कि दोस्तों B और C, यानी कि 5 माइनस करोगे 9 में से कितना होगा दोस्तों? 4, यानी कि 4 यूनिट कितना हो जाएगा? अगर 1 यूनिट 80 है तो 4 यूनिट, यानी कि 80 गुना में 4, 8 चौका 32, 320 रुपये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 30,000 रुपये की राशि को A B व C के बीच में
3:5:7 में बांटा जाता है। और दोस्तों पूछ रहा आपसे कि बी और सी की राशि के बीच का अंतर कितना होगा। यहाँ से देखो दोस्तों कि राशि ए बी और सी के बीच में बंटनी है, यानी कि ए बी और सी आपको किस अनुपात में दे रखा है, 3:5:7, यानी कि दोस्तों ये 30,000 रुपये की राशि है। 3 हिस्सों में, 5 हिस्सों में और 7 हिस्सों में बंटनी है। यानी कि दोस्तों इन सभी का जोड़ कितना आ जाएगा, 7 और 5 12 और 3 15 यूनिट। और 15 यूनिट दोस्तों आपको कुल कितनी राशि के बराबर दे रखा है, 30,000 के बराबर। दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30, यानी कि 2,000 रुपये। और दोस्तों यहाँ से अनुपात में इस तरह से आपके पास अगर 1 यूनिट आ जाती है तो आपके पास सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि दोस्तों बी और सी की राशि का अंतर कितना होगा, यानी दोस्तों बी और सी के बीच में कितनी यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का अंतर। यानी कि दोस्तों आपके पास 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, अगर 1 यूनिट 2,000 है तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी, 4,000 रुपये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 83,000 रुपये की राशि को ए बी व सी के बीच में 2:5:7 में बांटा जाता है। और आपसे पूछ रहा है कि ए और सी की कुल राशि कितनी होगी, यानी दोनों का जोड़ कितना होगा। अब दोस्तों कह रहा है कि देखो ए बी और सी की कुल राशि किस अनुपात में बांटी है, 2:5:7, यानी कि 2, 5 और 7। यानी दोस्तों इनका कुल जोड़ कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 और 2 14 यूनिट। और दोस्तों 14 यूनिट की जो कुल राशि है वो आपको किसके बराबर दे रखा है, 84,000 रुपये के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 14×84, यानी कि 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 6,000 के बराबर हो जाएगी। और आपसे पूछ रहा है कि ए व सी की कुल राशि, यानी कि ए और सी को कुल कितना हिस्सा मिलेगा, 2 हिस्से ए के हैं और 7 हिस्से सी के हैं, यानी कि 7 और 2 9। तो 9 यूनिट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 6,000 गुना में 9, यानी कि 9×6=54। तो दोस्तों दोनों की कुल राशि कितनी हो जाएगी, 54,000 रुपये। ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है तथा खर्चों का अनुपात 7:5 है। बी अपनी 9,000 रुपये की राशि में से 7,500 रुपये बचा लेता है, तो ए की बचत ज्ञात करें। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो आय होती है किसी भी व्यक्ति की, वो दोस्तों निर्भर होती है बचत प्लस में उसके द्वारा किए जाने वाला खर्चा, कि दोस्तों उसका खर्चा आपके पास हो, बचत अगर आपके पास हो तो उसकी पूरी आय निकाली जा सकती है। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों ए व बी की आय का अनुपात 2:3 है, यानी कि ए अनुपात में बी और उनकी आय का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो बी अपनी 9,000 रुपये की राशि, यानी कि जो आय अनुपात में है वो तो 3 यूनिट है, लेकिन रुपए में कितने के बराबर है, वो 9,000 के बराबर। तो यहाँ से 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 3,000 रुपये। तो दोस्तों ये 2 यूनिट राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि 3,000 गुना में 2, कि ए की जो कुल आय है वो 6,000 रुपये है। अब दोस्तों यहाँ से देखो ये कह रहा है कि बी अपनी 9,000 रुपये की राशि में से 7,500 रुपये बचा लेता है, यानी कि जो बी की 9,000 रुपये की राशि है उसमें से 7,500 रुपये बचा लेता है। यानी कि अगर यहाँ से 7,500 रुपये 9,000 में से माइनस कर दे तो वो क्या बचेगा आपके पास, 1,500 रुपये, और वो क्या होगा, खर्चा। लेकिन दोस्तों 1,500 रुपये खर्चा अनुपात में किसके बराबर दे रखा है, 5 यूनिट के बराबर, यानी कि 5 यूनिट किसके बराबर है, 1,500 के बराबर है। तो 1 यूनिट यहाँ से कितनी हो जाएगी, 300 के। और दोस्तों यहाँ से 1 यूनिट जो होगी वो दोनों के लिए सेम काम करेगी, तो 7 यूनिट, ए की 7 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगी दोस्तों, 7 गुना में 300, यानी कि 7 या 21। दोस्तों कितने रुपए खर्च कर रहा है, 2,100 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये तो उसके कुल आय है, उसमें से उसने 2,100 रुपये खर्च कर दिए। तो दोस्तों उसके कितने रुपये बचे, 2 0, 10 में से 1 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि दोस्तों उसके कितने रुपये बचे, 3,900 रुपये। ए व बी की आय का अनुपात 4:7 है तथा खर्चों का अनुपात 2:5 है।
ए अपनी 20,000 रुपये की राशि में से 12,000 रुपये बचा लेता है तो बी की बचत क्या होगी। अब यहाँ से देखो दोस्तों, ए अनुपात में बी, यानी कि जो उनकी आय है वो किस अनुपात में दे रखी है आपको, 4:7। और दोस्तों उनका खर्चों का अनुपात दे रखा आपको 2:5। लेकिन ए की जो अपनी आय है वो कितने रुपए है, 20,000 रुपये, यानी कि 4 यूनिट 20,000 रुपये दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से 7 यूनिट कितना आ जाएगा, 7 पंजे 35,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ से देखो, वो कह रहा है कि जो ए है अपनी 20,000 रुपये की राशि में से 12,000 रुपये बचा लेता है, यानी कि दोस्तों उसकी अगर 20,000 रुपये राशि है उसमें से उसने 12,000 रुपये बचा लिए, तो उसने खर्च कितने किए होंगे, यानी 20,000 में से 12,000 माइनस करोगे यानी कि 8,000 रुपये। उसका खर्चा कितना है दोस्तों, 2:5, यानी कि 2 यूनिट उसका खर्चा कितने रुपये के बराबर है, 8,000 रुपये के बराबर। तो यहाँ से दोस्तों 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। तो 5 यूनिट यहाँ से खर्चा कितना हो जाएगा बी का, यानी कि 5 गुना में 4,000, यानी कि 20,000 रुपये। और दोस्तों ए की आय की, बी की आय कितनी है, 35,000 रुपये। अगर उसमें से 20,000 रुपये वो खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा है, 15,000 रुपये। तो ए व बी की आय का अनुपात 5:3 है। ए बी व सी के खर्चों का अनुपात 8:5:2 है। यदि सी का खर्चा 2,000 रुपये तथा बी की बचत 700 रुपये है तो ए की बचत कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देखो आय का अनुपात, आपके पास आय दे रखी है सिर्फ ए और बी की, यानी कि 5:3। दूसरा दोस्तों आपको यहाँ से दे रखा है ए बी व सी के खर्चों का अनुपात, यानी कि ए बी और सी के खर्चों का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 8:5:2। अब दोस्तों यहाँ से देखो एक चीज़ और, आपको दे रखा सी का खर्चा अनुपात में तो कितना है, 2 यूनिट, लेकिन रुपए में कितना दे रखा आपको, 2,000। तो यहाँ से 1 यूनिट कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से बी का खर्चा कितना आ जाएगा, अगर 1 यूनिट 1,000 रुपये है तो 5 यूनिट कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये। और 8 यूनिट कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। अब दोस्तों यहाँ से देखो, जब आपके पास बी की बचत भी दे रखी है, यानी बी की जो बचत है वो 700 रुपये है, और दोस्तों इसका खर्चा कितना है बी का, 5,000 रुपये। यानी अगर बचत को और खर्चे को जोड़ दिया जाए तो दोस्तों उसकी कुल आय हो जाएगी, यानी कि 5,000 प्लस में 700, यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों, 5700 रुपये उसकी कुल आय हो गई। लेकिन कुल आय यहाँ पे कितनी रेशो में दे रखी है, 3 रेशो में, यानी कि 3 रेशो यूनिट किसके बराबर हो जाएगी दोस्तों, 5700 रुपये की। तो यहाँ से 1 यूनिट कितनी हो जाएगी, 1900 रुपये। अब दोस्तों यहाँ से अगर 1 यूनिट 1900 रुपये है तो ए की 5 यूनिट राशि कितनी हो जाएगी, यानी कि 19×5 95, यानी कि 9500 रुपये ए की कुल आय है, जिसमें से उसने 8,000 रुपये खर्च कर दिए, उसने 8,000 रुपये खर्च कर दिए। तो दोस्तों उसके पास कितने रुपए बचे, 1500 रुपये। उसकी क्या हो जाएगी, बचत।